नमस्कार। रिपब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस बार के चुनाव में 2024 के चुनाव में हम सोच रहे थे कि जो असली खेला होगा वो बिहार और महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में तो स्पष्ट रूप से खेला हो गया और बिहार में जो खेला चुनाव में नहीं हुआ था वो अब होना शुरू हो गया है। अब हम लोग चलिए एक एक करके बात करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं। पिछले बार कांग्रेस को मात्र एक सीट मिली थी और वो भी जो सांसद जिनकी जो चुने गए थे उनकी मृत्यु हो गई थी और वहां बाई इलेक्शन नहीं कराया गया था, जो नियमों के विरुद्ध था। मुंबई के अंदर जो वहां पे कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने थे वो भी बीजेपी ने पिछले 1.5-2 साल से नहीं कराए, जो भी कानून विरुद्ध थे और कराए जाने चाहिए थे। वो संभवतः इसलिए नहीं कराए थे कि बीजेपी को लग रहा था कि जब उन्होंने शिवसेना को और एनसीपी को तोड़ा, उसके बाद जो सिंपैथी थी, जो सहानुभूति थी, वो शरद पवार के साथ थे और उद्धव ठाकरे के साथ थी। इसलिए उन्होंने चुनाव कराना उचित नहीं समझा। लेकिन चुनाव तो देखिए करना था और हो गया। अब पार्लियामेंट का हो गया, पूरा एक साथ हो गया। वहां पे जो सबसे बड़ा मुद्दा था महाराष्ट्र के अंदर वो ये था कि असली शिवसेना कौन सी है, नकली शिवसेना कौन सी है, असली एनसीपी कौन सी है और नकली एनसीपी कौन सी है। पहले एनसीपी को तोड़ा गया, भतीजे ने चाचा को धोखा दिया। उस चाचा को धोखा दिया जिसने अपने भतीजे अजीत पवार की पूरी देखभाल रखी अपने भाई की मृत्यु के बाद और उसे राजनीति में आगे पूरी तरह से बढ़ाया। उसे भी बढ़ाया, अजीत पवार को भी बढ़ाया और अपनी बेटी सुप्रिया सुले को भी बढ़ाया। दोनों को बढ़ाया, नेचुरल है। कोई भी पिता अपनी बेटी को तो बढ़ाता है, लेकिन पिता ने अपने भतीजे को इतने साल तक बढ़ाया, ये ज्यादा मानने वाली बात थी और योग्य था भतीजा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस भतीजे ने पिछली बार भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली थी। आपको याद होगा, सुबह 6 बजे शपथ दिला दी गई थी राज्यपाल महोदय द्वारा और उसके बाद एनसीपी के सारे विधायक एक एक करके शरद पवार के पास लौट गए थे। अजीत पवार के पास कोई नहीं था तो वो फिर चाचा के पास चले गए थे, लेकिन धोखा देने की प्रवृत्ति उनके अंदर थी। इस बार एनसीपी को तोड़ा गया, अजीत पवार ने अपने चाचा को धोखा दिया और काफी सारे एमएलए को लेके वो अलग हो गए और एक नई एनसीपी का गुट बन गया। उसी प्रकार से शिवसेना के अंदर उद्धव ठाकरे ने सबसे ज्यादा अगर किसी पे विश्वास किया था तो एकनाथ शिंदे पे किया था। जब उद्धव ठाकरे बहुत गंभीर रूप से बीमार थे, उनकी गर्दन का ऑपरेशन हो रहा था और उनको वास्तविकता में सहानुभूति की आवश्यकता थी, उन्होंने सारा का सारा कार्यभार एकनाथ शिंदे को सौंप रखा था। और जब महागाड़ी की सरकार थी, आपको याद होगा, उसमें एकनाथ शिंदे को सबसे महत्वपूर्ण विभाग दिया था। तो उद्धव ठाकरे ने सबसे ज्यादा विश्वास किया था एकनाथ शिंदे ने पर, और एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे को धोखा दिया। तो एक ये लोगों ने महसूस किया, मराठी मानुस ने महसूस किया, महाराष्ट्र के लोग जो रहने वाले हैं उन्होंने महसूस किया कि जिस उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को सबसे ज्यादा बढ़ाया, उसको धोखा देना महाराष्ट्रियों को अच्छा लगा, मराठियों को अच्छा नहीं लगा। अब इस चुनाव के अंदर आप देख रहे हैं क्या सीटों का वितरण है। तो पहला ये एक निर्णय था कि कौन असली एनसीपी है, कौन नकली एनसीपी है, कौन असली शिवसेना है, कौन नकली शिवसेना है। चुनाव आयोग ने जो उसको उत्तरदायित्व दिया गया था सत्ता पक्ष द्वारा, उसको निभाने का पूरा प्रयास किया। उसने ये निर्णय ले लिया कि साहब एनसीपी असली वाली अजीत पवार की है और शरद पवार की नकली है। एकनाथ शिंदे की असली है और उद्धव ठाकरे की नकली है। मानी बात है कि अगर इलेक्शन के 3-4 महीने पहले यह निर्णय चुनाव आयोग ले और नया चुनाव चिन्ह एनसीपी शरद पवार को मिले और नया चुनाव चिन्ह शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिले, तो महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश में अपने चुनाव चिन्ह को जनता तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम है। और आप जानते हैं हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चुनाव चिन्ह से कमिटेड रहते हैं। और शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था वो एकनाथ शिंदे के पास चला गया, एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह था वो अजीत पवार के पास चला गया।
तो यह माना जा रहा था कि रणनीतिक रूप से जो चक्रव्यूह रचा है सत्ता पक्ष ने और चुनाव आयोग ने, उसके अनुसार महाराष्ट्र में जहां 48 सीटें आती हैं, बीजेपी को इस तोड़फोड़ का बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन मराठी लोग तो सोचने का तरीका उनका डिफरेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य के रहने वाले हैं, अपने स्वाभिमान पे विश्वास करने वाले लोग हैं और धोखाधड़ी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। अब वहां देखिए चुनाव का रिजल्ट क्या रहा। वहां पे एनसीपी शरद पवार को 8 सीटें मिली, 8। शिवसेना को 9 सीटें मिली, उद्धव ठाकरे, और कांग्रेस को 13 सीटें मिली। तो टोटल हुई 8, 9, 17, 30 सीटें तो इस महागठबंधन को मिली जिसको धोखा दिया गया था। और एक सांसद जीते विशाल, जो कि इंडिपेंडेंट जीते और कांग्रेस में शामिल हो गए। बसंत दादा पाटिल के पौत्र, जो उनका परिवार कांग्रेसी है, लेकिन वहां पे क्योंकि महाअघाड़ी का गठबंधन था, शिवसेना उद्धव ठाकरे को सीट दी गई थी, उनको सीट आवंटित नहीं हो पाई थी, वो इंडिपेंडेंट लड़े, 1 लाख वोट से जीते। और निष्ठा, जो मराठियों की एक पहचान होती है, उन्होंने अपनी निष्ठा को प्रकट किया। दिल्ली आके उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात की और अपने जो चुने जाने का प्रमाण पत्र था वो सोनिया गांधी के हाथ में थमा दिया। तो ये महाराष्ट्र की जो आन बान शान है उसको उन्होंने गौरवान्वित किया। अब इधर जो अपोजिशन ग्रुप था, अपोजिशन मतलब आज जो महाराष्ट्र का सत्ता पक्ष है, जिसने ये सच्चे झूठे का खेल चलाया था, चुनाव आयोग की मदद ली थी, एनसीपी अजीत पवार को केवल 1 सीट मिली, और वो भी सीट 1 मिली, और वो भी तटकरे साहब को मिली। 1 सीट मिली तटकरे साहब को। और शिवसेना एकनाथ शिंदे को अच्छी खासी सीटें मिली, 7 सीटें मिली। लेकिन अगर शिवसेना एकनाथ शिंदे को 7 सीटें मिली मुख्यमंत्री होने के बावजूद, और शिवसेना उद्धव ठाकरे को 9 सीटें मिली, तो यह प्रूव हो गया कि असली शिवसेना कौन सी है, नकली शिवसेना कौन सी है। एनसीपी की जो शरद पवार गुट है उसको मिले 8 सीटें और अजीत पवार गुट को मिला 1 सीट। यह भी सिद्ध हो गया कि एनसीपी असली वाली कौन है। तो असली एनसीपी सिद्ध हो गई कि शरद पवार की है, और असली शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की है, जिनको धोखा दिया गया था। यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई। तो महाराष्ट्र ने अपना एक दर्शन दिखा दिया कि वहां पे गद्दारी को, धोखाधड़ी को लोग पसंद नहीं करते। और इस परिस्थिति के बावजूद कि नया चुनाव चिन्ह था, इस परिस्थिति के बावजूद कि केंद्र सरकार चुनने की जब बात आती है तो बीजेपी गठबंधन को 5% का फायदा होता है और अपोजिशन गठबंधन को 5% का नुकसान होता है। यह तब स्थिति है जब 30 सीटें नहीं 31 सीटें महाअघाड़ी को मिली हैं और कुल मिला के 17 सीटें बीजेपी अलायंस को मिली हैं, माने डबल, 2/3। और विधानसभा वार अगर आप देखें लोकसभा के निष्कर्षों को तो यह पता चलेगा कि 2/3 मेजोरिटी आज असेंबली का इलेक्शन हो जाए और उसी प्रकार से वोटिंग हो जैसे पार्लियामेंट में हुई हो, तो 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी महाअघाड़ी। दलितों ने, आदिवासियों ने खुले आम प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को वोट नहीं दिया और सारा का सारा वोट जो है महाअघाड़ी में चला गया, कांग्रेस को चला गया। तो सबसे ज्यादा फायदा विदर्भ क्षेत्र में जहां कांग्रेस स्ट्रांग है, कांग्रेस को हुआ। अब एक नया खेल, अब भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से लोगों का उपयोग करती है वो देखिए। एनसीपी तो तोड़ी, शिवसेना तो तोड़ी, लेकिन जब एक मिलीजुली सरकार बनाने का निर्णय जनता ने लिया तो वहां पे उन्होंने एनसीपी अजीत पवार से कहा कि आपका केवल 1 मंत्री बनेगा, वो भी राज्य मंत्री बनेगा, वो कैबिनेट मंत्री नहीं बनेगा। मतलब यह है कि यूज एंड थ्रो, धोखा दिलवाओ और धोखा दो। भाई प्रफुल्ल पटेल पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अब उन्हें राज्य मंत्री देना और इसी कैबिनेट में ऐसे लोगों को शामिल करना जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके आए हैं लेकिन केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं, बिहार के हैं, नाम क्या लेना। तो इसका माने अजीत पवार को यह बता दिया गया, जैसे आपको याद होगा जब
मुगलों के जमाने में कोई हिंदू राजा जो हैं उनके संरक्षण में चले जाते थे, माफी मांगते थे, अपने देश के राजाओं से धोखाधड़ी करते थे और उस बाद सोचते थे जब अपने राजा को हरा देंगे, मुगलों को जिता देंगे तो इनाम देगा, और जब इनाम लेने जाते थे मुगल शासन उनके गर्दन उड़ा देते थे। कहते थे तुम जब अपने राजा के साथ, अपने देशवासी के साथ नहीं हुए तो हमारे साथ क्या होगे, तुम इस योग्य नहीं हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। वही दंड आज अजीत पवार को बीजेपी ने दे दिया। तो प्रफुल्ल पटेल ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, लेकिन हम हैं, साथ हैं। लेकिन और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हैं, तटकरे साहब, वो कह रहे हैं मैं मंत्री बनूंगा, प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं मैं मंत्री बनूंगा। और प्रफुल्ल पटेल वो आदमी हैं जिन पे बहुत बड़े घोटाले और बहुत बड़े वो आरोप बीजेपी ने लगाए थे, और उसके बाद जब अजीत पवार के साथ वो बीजेपी में चले गए थे तो उनके सारे आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया गया था, जैसा बाकी लोगों के साथ भी हुआ, छगन भुजबल के साथ भी हुआ और तमाम मंत्रियों और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायकों के साथ हुआ। अब ये सुगबुगाहट है कि अगर ये चीजें राइटिंग ऑन द वॉल हैं, ये महाराष्ट्र में 3 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है और वहां पे महाअघाड़ी जीतने वाली है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। 3 महीने के अंदर क्या जाएगा, और चेंज होगा तो बीजेपी का तो डिटोरिएशन ही होगा। इसीलिए फडणवीस साहब ने प्रस्ताव दे दिया कि मैं हटना चाहता हूं, हार के मैं क्यों जिम्मेदारी लूं। तो अगर विधानसभा में यह स्थिति होने वाली है तो एनसीपी अजीत पवार के अधिकांश विधायक शरद पवार के साथ जाने को तैयार हैं। लेकिन शरद पवार का यह कहना है कि भाई इस बार मेरे जो 8 आदमी जीते हैं उसमें से 6 लोग ऐसे जीते हैं जो पहली बार इलेक्शन लड़े। इसका माने जनता जो है वो नए लोगों को मौका देना चाहती है, जिनके पुराने चेहरे हैं उनको नहीं वोट देना चाहती है। 8 में से 6 तो मैं इन पुराने विधायकों को लेकर अपना बोझा क्यों बढ़ाऊं, इनको वोट सीट दूंगा तो मुश्किल, नहीं दूंगा तो मुश्किल, तो मैं नए लोगों को चुनाव लड़ाऊंगा। तो अजीत पवार खुद शरद पवार के पास जाने को तैयार बैठे हुए हैं, उनके विधायक जाने को तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन शरद पवार लेने को तैयार नहीं है। यही स्थिति उद्धव ठाकरे के साथ है। शिंदे साहब के कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक जो है उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, लेकिन वो भी ये कैसे ले लें उनको, फिर जनता के कोप का भाजन होना पड़ेगा। जब जनता के बाद वोट लेने जाएंगे असेंबली में तो लोग कहेंगे महाराज जैसे उन्होंने किया वैसे ही आपने किया, उन्होंने धोखा दिया, फिर आपके पास आ गए, आपने माफ कर दिया, फिर उनको लड़ा दिया, फिर जीतेंगे, फिर उधर चले जाएंगे, फिर बिक जाएंगे, फिर खोखे का खेल होगा। तो ये तो महाराज हम आपके कैंडिडेट को नहीं जिताएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे और अजीत पवार शरद पवार के लोगों को न लेकर अपने नए लोगों को उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ाएं और शरद पवार चुनाव लड़ाएं। तो महाराष्ट्र की स्थिति तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट हो गई है पूरी तरह से कि वहां पे अगली सरकार विधानसभा की महाअघाड़ी की होने वाली है और उद्धव ठाकरे नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इसमें तो अब कोई दो राय रह ही नहीं गया है, अब चाहे जितना खेल कर लें। इस बार यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि महाराष्ट्र वो जगह है, मुंबई वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा राजस्व आता है। तो दिल्ली सरकार भले आपके पास हो, लेकिन जो एक मजबूत राज्य है तेलंगाना, वो भी आपके पास नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, चेन्नई भी नहीं है, और अब मुंबई भी नहीं होगा। तो आपके पास आखिर रह क्या जाएगा? वही लखनऊ, उत्तर प्रदेश, जो वैसे ही बहुत ज्यादा औद्योगिकरण तो आपने वहां किया नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया नहीं, टैक्स रेवेन्यू आता नहीं, बिहार में टैक्स रेवेन्यू आता नहीं, बल्कि जो साउथ और महाराष्ट्र के, गुजरात के जो टैक्स रेवेन्यूज उनका फायदा इनको मिलता है। तो गरीब राज्य तो बीजेपी के पास रह जाएंगे और अमीर समृद्ध राज्य जो है वो अपोजिशन के पास आ जाएंगे। तो घबराहट का एक और कारण ये। हरियाणा में देखिए आप, क्या परिवार थे, 3 परिवार माने जाते थे, 3 लाल माने जाते थे, भजन लाल, देवी लाल और बंसी लाल। भजन लाल का परिवार कुलदीप बिश्नोई एमपी रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े नेता थे। प्रलोभन में उन्होंने यहाँ पे जब इलेक्शन हुआ, राज्यसभा के कैंडिडेट को, कांग्रेस को हराया, बीजेपी में चले गए। इस बार उन्हें टिकट भी नहीं मिला, उनके परिवार के किसी आदमी को टिकट नहीं मिला, राजनीतिक हस्ती खत्म हो गई। फिर वही यूज एंड थ्रो, कुलदीप बिश्नोई का यूज एंड थ्रो। अब कुलदीप बिश्नोई फिर कांग्रेस में आने के चक्कर में है। तो
कांग्रेस को भी उसी प्रकार जैसे उद्धव ठाकरे ने और अजीत पवार ने निर्णय लिया है, शरद पवार ने निर्णय लिया है, उनको दोबारा लेकर अपने ऊपर बैगेज लेने की आवश्यकता नहीं है। नए लोगों को चुनाव लड़ाइए, जो आपके समर्पित लोग हैं, जो पक्के ऐसे लोग हैं जो आपकी पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे वो गरीब लोग हों, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हों या अमीर लोगों पर बहुत ज्यादा विश्वास मेरे हिसाब से करना उचित नहीं है। जो परिवार है, देवीलाल चौधरी देवीलाल, भारत रत्न चौधरी देवीलाल, उनका परिवार, इंडियन नेशनल लोकदल, जिनके कंधे पे बैठ के बीजेपी ने हरियाणा में प्रवेश किया था, आज उनकी यह स्थिति कर दी भारतीय जनता पार्टी ने कि आईएनएलडी भी एक भी सीट नहीं जीती है और जजपा, जो अभी तक सहयोगी थी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में, जब 40 सीटें बीजेपी को मिली थी और 10 सीटें जजपा को मिली थी, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला को बनाया था। लेकिन आज चौटाला परिवार, देवीलाल परिवार पूरा राजनीतिक पटल से बाहर हो गया। बीजेपी उनके कंधे पे चढ़ी और उसको गायब कर दिया। एक भी सीट नहीं जीते दुष्यंत चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल, उनका भी एक प्रकार से काम हो गया। जो तीसरा परिवार देवीलाल का परिवार, तो श्रुति चौधरी, किरण चौधरी कांग्रेस में तो हैं, लेकिन इस बार उनके परिवार से टिकट नहीं मिला। राव दान सिंह को टिकट मिला, तो बताया राव दान सिंह ने ही आरोप लगाया कि उनके 6 जहां किरण चौधरी का क्षेत्र है वहां वोट नहीं मिले, उसकी वजह से वो हारे, भीतरघात की वजह से हारे। मतलब यह है कि एक प्रकार से ऐसे लोगों ने, जिन्होंने अपनी पार्टी की निष्ठा, जिन्होंने उनको सब कुछ दिया है, नहीं निभाई, उनको जनता ने दंड दिया। बिहार के अंदर स्थिति आप देखिए, 2 मंत्री बनाए गए हैं जनता दल यूनाइटेड के, एक ललन सिंह हैं और दूसरे जो भारत रत्न के पुत्र हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के हैं। अब वहां पे 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनके फोन ऑफ हैं। हो गया ना भाई। ललन सिंह, हमेशा ललन सिंह को ही आप आगे रखते हैं, भूमियार हैं, बाकी जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित जाति के लोग हैं, उन्हें मौका ही नहीं मिलता। तो वहां अलग 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में जदयू में केवल नीतीश जो चाहते हैं वो हो जाता है, बल्कि उनके खुद के सांसदों की भी महत्वाकांक्षा है और वो चाहते हैं कि कम से कम ये जो सरकार है 4 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, जब तक की ये सरकार है, हमें तो हिस्सा बांट मिलना चाहिए ना। बंगाल के अंदर आप देखिए, बंगाल के अंदर केवल 2 राज्य मंत्री के पद दिए गए हैं, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी का क्लेम था कि हम तो वहां पे 42 में से 30-32 सीटें ले आएंगे। नहीं ला पाए, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्लेम तो था। और केवल 2 राज्य मंत्री, जितेंद्र प्रसाद को मंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश से, जो पिछले 15 साल में कोई इलेक्शन ही नहीं जीते हैं। कांग्रेस में थे, उनके पिताजी जितेंद्र प्रसाद जो थे वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी लड़े थे, सबसे कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के थे, खूब कांग्रेस का फायदा उन्होंने उठाया। जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस में रहे, हारे, जमानत जब्त हुई, हारे, जमानत जब्त हुई, बीजेपी में चले गए, वहां पे उनको एमएलसी बनाया गया, चुनाव नहीं लड़े वो, एमएलसी बनाया गया, मंत्री बन गए। फिर उसके बाद उनको पीलीभीत से इलेक्शन लड़ा दिया गया, जबकि रहने वाले हैं धौरारा के, इलेक्शन भी हार गए, तब भी मंत्री बना दिया। तो अगर आप इस वजह से लोगों को मंत्री बनाते हैं कि आप समझते हैं ये आपका विश्वास पात्र है, और जो बेचाचा, फिर आप देखिए जरा मंत्री कौन कौन बने। ज्यादातर बड़े मंत्री पद तो आपने उन लोगों को दे दिए जो राज्यसभा में एस जयशंकर साहब हैं, निर्मला सीतारमन हैं, अश्वनी वैष्णव हैं, ये सारे लोग। अच्छा, ये मानी बात है कि चलिए योग्यता वोग्यता तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन राज्यसभा में तो एक प्रकार की जीत जो है सुनिश्चित होती है, कृपा पे जीत होती है। लोकसभा में तो लोग संघर्ष करते हैं, पसीना बहाते हैं, जनता के पैर छूते हैं, उनके पास जाते हैं, संपर्क करते हैं, सारे दिन उनकी सेवा करते हैं, चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, और वो जीत क्या है, उनको हम कैबिनेट इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनको दे रहे हैं जो कि पैराशूटेड है। उत्तर प्रदेश के अंदर अलग युद्ध चल रहा है, वो योगी आदित्यनाथ का और अमित शाह जी का, क्योंकि नंबर 2 की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में आज अगर विधानसभा के चुनाव हो जाए, 2/3 मेजोरिटी से सपा और कांग्रेस जीत जाएगी, जिस प्रकार से पार्लियामेंट के रिजल्ट्स आए हैं। और ये तो तब आए हैं जबकि पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी को 5% ज्यादा वोट मिलते हैं, तो क्लियर
पूरा वॉश आउट हो जाएगा बीजेपी का। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। तो जो हम लोग सोच रहे थे कि ये जो जनता ने एक मैंडेट दिया है, इसमें 4-6 महीने लगेंगे कुछ परेशानी आने में और समस्याएं आने में, ये कभी नहीं सोचा था कि ये उसी दिन हो जाएगा शुरू जिस दिन शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। और अजीत पवार पहला वार कर देंगे। अब देखिए, अभी तो खेल की शुरुआत है, आनंद आना शुरू होगा थोड़े दिनों में। लेकिन अगर माननीय मोदी जी एमएसपी गारंटी दे दें किसानों को, अग्निवीर योजना वापस ले लें, गरीबों के हित में सोचें, अमीरों के हित में न सोचें, सदाशयता के रूप में देश की गरीब और मध्यम जनता के बारे में सोचें, कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ा दें और गरीब लोगों को थोड़ा धन वितरित कर दें। और अगर ये गरीब उन्मुख, क्योंकि हमारी कोई लड़ाई ना मोदी जी से है ना भारतीय जनता पार्टी से, हम तो ये चाहते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है 10 साल में वो आगे ना हो, देश के अंदर हिंदू मुसलमान ना हो, देश टूटे नहीं, देश को तोड़ने का प्रयास ना हो, देश को मजबूत करने का प्रयास हो, एक दूसरे से प्यार बढ़ाने का प्रयास हो, मोहब्बत का प्रयास हो, घृणा द्वेष की जगह ना हो। हम ये चाहते हैं, हमें बीजेपी कांग्रेस से क्या लेना देना। लेकिन ये मोदी जी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अमित शाह कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुश्किल जरूर लगता है, क्योंकि जिस प्रकार का नैरेटिव वो बनाना चाहते हैं, वो नैरेटिव बनाना अब 2024 के बाद असंभव है, जिसका दुष्प्रभाव विधानसभा चुनावों में भी पड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है, लेकिन आनंद आएगा, आनंद का समय है अगला 6 महीना, जब तक विधानसभा के चुनाव न हो जाए। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।